Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI NET JRF with All India rank 103. Today, we are going to discuss about the F-type ATPase, which is mainly responsible for the synthesis of ATP within the living organism. अगर हम बात करें कहाँ किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो ये आर्की बैक्टीरिया से लेके बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये मतलब इवोल्यूशन के हर एक स्टेज पे देखने को मिला है. तो गलत नहीं होगा अगर हम इसको कहेंगे इवोल्यूशनरी कंजर्व प्रोटीन है. ये लिखा भी है मैंने, इवोल्यूशनरी कंजर्व प्रोटीन. ठीक है. नाउ इसके और नाम क्या हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट इसको नाम दिया गया है कि F1 F0 एटीपी सिंथेस भी इसको नाम दिया गया है. इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन थोड़ा नाम बड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन बहुत इजीली इसके नाम में ही इसका पूरा सार छुपा हुआ है. जैसे कि F1 F0 प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग एटीपी सिंथेस, प्रोटॉन के ट्रांसलोकेशन से एटीपी सिंथेसिस कर रहा होगा, कुछ ऐसा अनुमान लगा सकते हैं. ठीक है. नाम इसके बहुत जरूरी हैं. ऐसा मत सोचिएगा कि लंबे नाम है तो क्यों याद करें. नहीं, कभी कभी क्वेश्चन ना डायरेक्टली सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं कि नाम के बेसिस पे आ जाते हैं. इस तरह के जो स्पेशल कुछ प्रोटीन हुए, कुछ और मॉलिक्यूल हुए, उनके सिनोनिम्स भी आ जाते हैं एग्जाम में. ठीक है. तो प्लीज नाम जरूर याद करें. नाउ बात करें, क्योंकि बैक्टीरिया की बात चली ही है, तो कहाँ पाया जाता है बैक्टीरिया में? क्योंकि हमें मालूम है कुछ मेम्ब्रेन में ना इनर फोल्डिंग होती है, जो कि ये एक पर्पसफुल फोल्डिंग्स होती हैं, एंड दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज मीसोसोम. ठीक है. मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज एंजाइम यहाँ पे है, एफ टाइप एटीपीएज है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स एटीपी सिंथेसिस तो हो ही रहा होगा. इसके अलावा मीसोसोम का क्या रोल है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है, क्योंकि फोल्डिंग्स हो जाती हैं काफी अंदर. तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इसका सिंथेसिस रोल है, और इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर बैक्टीरिया. ठीक है. तो मीसोसोम से रिलेटेड छोटा मोटा सुपरफिशियल मैंने यहाँ पे आपको बताया. तो मीसोसोम सिर्फ एटीपी सिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं करता, सिर्फ डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, ये बहुत सारे काम करता है बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में. ठीक है. बात करें यूकैरियोट की. यूकैरियोट में कहाँ पाया जाता है? तो इट इज प्रेजेंट मेनली विद इन द टू ऑर्गेनेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स प्लांट किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में होगा. लेकिन अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो मतलब एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग की, तो मेनली ये यहाँ पे आपका मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के भी इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है. यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया का. माइटोकॉन्ड्रिया के हमें मालूम है इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनर फोल्डेड रहती है, एंड उसको कहलाती है क्रिस्टी. जो फोल्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टी. इन क्रिस्टी में ही ये मेम्ब्रेन बेस्ड जो एंजाइम है, दैट इज एफ टाइप एटीपीएस पाया जाता है. आधा ये मेम्ब्रेन में रहता है, और आधा जो है ना इसकी सब यूनिट वो होती है मैट्रिक्स में. ठीक है. कंप्लीटली ये मेम्ब्रेन स्पैन नहीं है. ये जैसे रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे, जो मेम्ब्रेन स्पैंड होते थे, ये इस तरह का नहीं है. ये कॉम्प्लेक्स है जो कि मैट्रिक्स में भी है और आधा मेम्ब्रेन में भी है. देखिए ये जो ब्लैक पार्ट मैंने बनाया है ना, ये मेनली एफ टाइप एटीपीएस ही है. ठीक है. इसका F0 जो है, F0 जो कहना वो कह लीजिए, वो मेनली आपका मेम्ब्रेन में रहता है, और जो मैट्रिक्स में जो है वो F1 कहलाता है. यहाँ थोड़ा मैंने बड़ा किया है इस स्ट्रक्चर को. ठीक है. ये अभी मिटा देते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे. ठीक है. हाँ, ये भी मिटा ही देते हैं. चलिए मैं नहीं मिटाते हैं. देखिए जो F0 वाला इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, इट इज मेनली मेड अप विद द 12 सी सब यूनिट. 12 सी सब यूनिट से मिलके बनता है. इन टर्न इट कनेक्ट्स विद द F1 मैट्रिक्स वाले पार्ट से बाय एप्सिलॉन सब यूनिट से जुड़ता है. एप्सिलॉन सब यूनिट गामा, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, दैट इज गामा प्रोटीन, मतलब गामा नाम दिया गया इस सब यूनिट को, उससे जुड़ता है. गामा सब यूनिट इन टर्न एट द टर्मिनल एंड पे अल्फा बीटा, ऑल्टरनेट में अल्फा बीटा, ये तीन अल्फा तीन बीटा मिलके ये यूनिट बनाती है, जो कि मैट्रिक्स में हैंग रहती है. ठीक है. ऑल्सो एक्सटर्नली एक बी सब यूनिट से जुड़ते हैं ये दोनों, इनर मेम्ब्रेन वाला F0 एंड F1 पार्ट, और जो कि ए और डेल्टा यूनिट से मेनली जगह पे मतलब अपने अपने अटैच रहते हैं. नाउ अब सिलसिला कैसे शुरू होता है? अब ये यहाँ पे आप ग्रीन डॉट्स भी देख रहे होंगे. तो मेनली जो इस प्रोटीन का जो फंक्शन है ना, इट इज मेनली प्रोटॉन मोटिव फोर्स बेस्ड है. प्रोटॉन मोटिव फोर्स मतलब
क्या है, हमारे बॉडी में ना बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस भी आता है, केमिकल ग्रेडियंट्स लाइक इन द सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, चार्ज ग्रेडियंट, सब कुछ डेवलप होता है। और इसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए ना बहुत सारे काउंटर पार्ट भी, काउंटर मतलब कि रिएक्शंस भी चलते हैं कि ये बैलेंस हो जाए एनी हाउ। इस बैलेंस करने की का ही एक एग्जाम्पल है एटीपी सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ मैं आप देख रहे हैं ये ग्रीन डॉट्स है ना हमारे, ये बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज्यादा है और मैट्रिक्स में बहुत कम है, देख पा रहे होंगे। तो जब ये इस तरह का अंतर आता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आता है या फिर आयनिक ग्रेडियंट जब डेवलप होता है, तो उसमें एफ जो टाइप एटीपीज है वो कोशिश करता है कि ये प्रोटॉन वापस अंदर आए और बैलेंस बन जाए। ठीक है, ये डाउन द ग्रेडियंट आए और क्योंकि बाहर ज्यादा है ना, तो हायर से लोअर की तरफ जब जाता है तो उसे कहते हैं डाउन द ग्रेडियंट, तो ये वापस नॉर्मल बैलेंस कंडीशन हो जाए। और इस मूवमेंट की वजह से, इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से दिस पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, वो अब हम डिटेल में जाते हैं। जो सी सब यूनिट था हमारा, सी सब यूनिट हैविंग बाइंडिंग साइड फॉर प्रोटॉन, सी सब यूनिट हैविंग बाइंडिंग साइड फॉर प्रोटॉन। तो जैसे एक प्रोटॉन आता है ना, वो इस सी सब यूनिट के थ्रू ट्रेवल करता है और एंटर होता है ए सब यूनिट के थ्रू। देखिए सी से आया और ए से गया। ठीक है, ए सब यूनिट में जैसे ही एंटर होता है, जैसे ही ये एंटर होगा ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, अंदर आ गया। ठीक है, अभी मैट्रिक्स में रिलीज हो जाएगा। लेकिन इस अंदर आने की वजह से जो हमारा गामा जो शाफ्ट था, जो कनेक्टिव मतलब कि मेनली जो F1 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आता है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। वो रोटेट करता है बाय 120 डिग्री एक प्रोटॉन के मूवमेंट से। लेकिन वो जैसे ही प्रोटॉन मूवमेंट के वजह से 120 डिग्री मूव करता है, जो बीटा सब यूनिट उसके एंड पे जो जुड़ी हुई है उसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। इस तरह से कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। जैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, अब चूंकि इस बीटा सब यूनिट के पास है एडीपी बाइंडिंग साइट, तो जैसे ही जब कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, यहाँ पे जो साइट होगी दैट गेट एक्सपोज्ड है ना फॉर द बाइंडिंग ऑफ एडीपी ऑर्गेनिक फॉस्फेट अपना खुला आराम से मैट्रिक्स में घूमते रहते हैं इधर से उधर, कोई बिना टेंशन के, क्योंकि मालूम है बाइंड जैसे ही बीटा में कुछ चेंजेस आएंगे हमें जाके अटैच होना है। वो अभी बिना किसी टेंशन के अपना घूम रहे हैं। अब हो गया बीटा कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, क्योंकि 120 पे शाफ्ट घूम गया है। एडीपी रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल की तरह आके बड़े प्यार से यहाँ पे बाइंड कर जाता है बीटा सब यूनिट पे, क्योंकि बाइंडिंग साइट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, ये एक कंप्लीट हुआ। दूसरा आ गया भैया, दूसरा प्रोटॉन भी इसी तरह से ट्रेवल करेगा, शाफ्ट में फिर 120 डिग्री का मूवमेंट होगा, बीटा सब यूनिट फिर मूव करेगी। ठीक है, फिर से कुछ मूवमेंट हुआ। इस कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से एडीपी में भी हुआ। एडीपी है क्या, अल्टीमेटली केमिकल मॉलिक्यूल ही तो है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बीटा सब यूनिट से जुड़ी हुई थी। उसमें भी कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, उसका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो बाइंडिंग साइट है अभी एडीपी में, वो थोड़ा सा और मूव करता है। वो जैसे ही मूव करता है तब तक ही तीसरा हाइड्रोजन आयन भी ट्रेवल कर जाता है अंदर। ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन आयन भी अब एंटर कर गया मैट्रिक्स में। शाफ्ट फिर 120 घूमा, इस 120 को घूमते साथ ही इसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया अपना 360 डिग्री। ठीक है, आप अभी सेम उस पोजीशन पे आ गया और बीटा कॉन्फॉर्म 360 डिग्री घूमते ही शाफ्ट बीटा कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस फाइनली हो गए और ज्यादा, और एटीपी जो एडीपी बाइंड था उससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है एंड फाइनली इट रिलीज एज एटीपी विद इन द मैट्रिक्स। सो दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ थ्री प्रोटोन मेक्स वन एटीपी। ठीक है, this is how 3 protons makes 1 ATP by the conformational change or rotational change of gamma shaft। ठीक है, 3 बार घुमा कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे, to make a complete circle। ठीक है ना, so this is the main hero, रॉक स्टार कहते हैं ना, रॉक स्टार, वो एटीपी सिंथेसिस का गामा ही होता है, गामा शाफ्ट होता है। ठीक है, so this is how the ATP gets synthesized by different subunit, by the
by the combined operation of these different subunit of the F type ATPase. Fine. Now क्वेश्चन उठना चाहिए आइडियली तो दिमाग में कि ये प्रोटॉन ठीक है, प्रोटॉन बाहर इतना क्यों है, ये पार्शियलिटी क्यों है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हमें मालूम ही है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. ठीक है, 2 कहाँ आ गया वो मुझे भी नहीं पता, वो मैं जब ये लेक्चर लूंगी ईटीसी का तब मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो ये 3 कॉम्प्लेक्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व रहते हैं, प्रोटॉन फॉर्म होता है, रिलीज होता है, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, और उसको बैलेंस करने के लिए ही पूरा खेल होता है और एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है. ठीक है, so this is all about the ATP synthesis, F type ATPase role in the ATP synthesis and the question related to it. छोटे छोटे मैंने आपसे बीच बीच में डिस्कस किए हैं. अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.